एक शहर में एक परिवार बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, 2 माता-पिता, 1 माता और 1 पिता और 1 उनका लड़का जिसका नाम है विवेक। पिता का नाम रामपाल है और रामपाल खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर रहा था। उनके पास ज़मीन जायदाद पर खेती-बाड़ी किया करता था। ज़मीन जायदाद बहुत ही ज़्यादा थे। और वह खेती-बाड़ी किया करते थे और जो फसल हुआ करती थी उसे बेचकर जो है पैसे प्राप्त किया करते थे और उसी से अपने घर की जो है रोज़ी-रोटी चलाया करते थे। एक दिन रामपाल किसी काम से मार्केट जाता है और वहाँ से आने में उसे देर हो जाती है। तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर खेलते हुए एक नन्हे से बच्चे पर पड़ती है जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। वह नन्हा सा बच्चा फटे-पुराने मैले-कुचैले कपड़ों में वहाँ पर खेल रहा था और उसके पास एक बुजुर्ग भिखारी बैठा हुआ था। उसके इसके बाद रामपाल उस बच्चे को देखकर उसके पास चले जाते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसके और बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि मैं तो काफ़ी बुजुर्ग हो चला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भीख माँगकर खाया करता हूँ। तो रामपाल उस बच्चे की तरफ इशारा करते हैं और उसे पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है और यहाँ पर यह क्या कर रहा है? तो वह बताता है कि इस बच्चे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे साथ रहा करता है और मैं भीख माँग कर इसको भी खिला दिया करता हूँ, इसका पालन-पोषण मैं कर दिया करता हूँ। अभी मेरे दिमाग में एक चिंता है कि जब मैं चला जाऊँगा तो इसका क्या होगा? क्योंकि दोस्तों भिखारी भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग था, उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, इसी वजह से वह इस बात को कहता है। तो रामपाल जी उस बच्चे की तरफ देखते हैं और उस भिखारी की तरफ देखते हैं। उनके दिमाग में एक बात चलने लगती है कि इसके बाद रामपाल जी बुजुर्ग भिखारी से कहने लगते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी ना हो तो इस बच्चे को मैं साथ ले जा सकता हूँ और मेरे पास गाँव में ढेर सारी ज़मीन जायदाद है, मेरे पास ये लड़का मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालना-पोसना चाहता हूँ और यह भी वहाँ पर रहेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भिखारी थोड़ी देर तक सोच-विचार करता है और सोच-विचार करके बाद रामपाल को यह सब कुछ करने की अनुमति दे देता है। अब रामपाल अपने साथ उस बच्चे को वहाँ से अपने घर लेकर जाता है, वहाँ रखकर अपने बच्चों के साथ पालने पोसने लगता है। इस लड़के का नाम था सुरेश रखा जाता है। जो उनका बच्चा था उसका नाम था विवेक, यानी कि बड़े भाई का नाम विवेक और छोटे भाई का नाम सुरेश है। वह दोनों पति-पत्नी उन दोनों बच्चों की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। धीरे-धीरे 1 साल बीतता है और 1 साल बाद अचानक से जो रामपाल की पत्नी है उनका किसी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब रामपाल की पत्नी इस दुनिया से चली गई थी और यह बात रामपाल को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वह फिर भी बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगता है कि मुझे मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना है। अगर मैं इस तरह से हिम्मत हारूँगा तो फिर कैसे होगा? इसी बात को सोचकर रामपाल जी अपने बच्चों की तरफ देखते हुए अपनी खेती-बाड़ी में मेहनत करने लगते हैं और उन बच्चों को पढ़ाने-लिखाने लगते हैं। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ-साथ जो बड़ा लड़का था विवेक उसकी पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वह एक कंपनी में जॉब करने लगता है। छोटा वाला लड़का अभी पढ़ाई-लिखाई कर रहा था क्योंकि उसकी पढ़ाई थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी और इसके बाद अभी उसे टाइम था कंप्लीट करने में। इसके बाद जैसे ही बड़ा लड़का कंपनी में लग जाता है तो पिता सोचता है कि क्यों ना बड़े लड़के की शादी कर दी जाए। उसके बाद घर में खाना बनाने वाली कोई महिला आ जाएगी क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद रामपाल ही अपने बच्चों के खाना वगैरह बनाया करते थे और मुझे भी कम से कम थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि अब तक रामपाल जी अपने बच्चों के लिए खुद ही खाना बनाया करते थे और उनको बड़े ही चाव से पाल-पोस कर बड़ा कर रहे थे। रामपाल अपने बड़े बेटे से शादी के लिए बात करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तू सयाना हो गया है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जो बड़ा बेटा था वह पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था, तो वह कहता है ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो बेशक मेरी शादी कर दो। उसके बाद पिता उसके लिए लड़की देखना इधर-उधर शुरू कर देते हैं और उसके लिए बहुत ही जल्द एक खूबसूरत लड़की ढूँढ के ला देते हैं और लड़की का नाम था सोनम। उसके बाद सोनम की शादी रामपाल अपने बेटे विवेक से तय कर देता है। कुछ दिनों बाद एक निश्चित मुहूर्त देखकर विवेक और सोनम की शादी कर दी जाती है। सोनम दुल्हन बनकर विवेक के घर में आ जाती है तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छी तरह से चलता है। सोनम यहाँ पर आकर अपने ससुर जी की सेवा किया करती थी, छोटे देवर का आदर किया करती थी और अपने पति की आज्ञा का पालन किया करती है अच्छी तरह से। घर के अंदर रहती है और पूरा परिवार इस बात से बड़ा ही खुश था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ-साथ एक दिन विवेक अपने छोटे भाई सुरेश की पूरी असलियत अपनी पत्नी सोनम को बता देता है।
सोनम जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसके दिमाग में तरह-तरह के विचार चलने लगते हैं। वह सोचती है कि मेरे पति की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा यह ले लेगा, जबकि असली बेटा भी नहीं है। तो इसी बात को सोचते हुए सोनम अब धीरे-धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जो उसके पिता हैं खेती-बाड़ी में उनका हाथ ये सुरेश बटाया करता था अपने पिता का। वह अपनी पढ़ाई-लिखाई को भी कर रहा था। तभी एक दिन जो रामपाल जी होते हैं वह सुरेश से खाद लाने के लिए बोल देते हैं। सुबह-सुबह सुरेश उठता है, उठने के बाद वह बीज वाली दुकान पे पहुँच जाता है और वहाँ पे बीज पूछने पर नहीं मिलता है, लेकिन दुकान वाला उसे कहता है कि मैं जो है 2 दिन के बाद आ जाएगा बीज, तुम 2 दिन के बाद ले जाना। दुकानदार की इस बात को सुनने के बाद सुरेश वहाँ से घर आता है और घर आकर अपनी भाभी सोनम को बता देता है कि पिताजी आए तो उनको बोल देना कि बीज वाला जो है बोला है कि 2 दिन बाद को बीज मिल जाएगा और बाकी किसी भी दुकान पे बीज नहीं थी। इसीलिए आप पिताजी को ये बात बता दीजिएगा। जो होता है सुरेश ये बात अपनी भाभी से बोल देता है, बोलकर वह चला जाता है। अब जो उसकी भाभी होती है सोनम, सोनम को अच्छा मौका मिल गया था छोटे देवर को पिता की नज़रों में निकम्मा साबित करने का। तो वह कह देती है पिताजी जब आते हैं घर पे तो वह कहती है पिताजी वह तो कॉलेज गया है और उसने मुझे इस बात को कुछ भी बताया नहीं है। इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़ा-सा गुस्सा होते हैं और वहीं पर घर पर उसका इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब कॉलेज की छुट्टी होती है, तो वहाँ से जो सुरेश था वह वापस आता है और आते ही उसका पिता है उससे उसके ऊपर बरसने लगता है। वह कहता है कि नालायक मैं तुझे बीज लाने के लिए कहा था लेकिन तू खाद बीज लेने के लिए क्यों नहीं गया? तो सुरेश कहता है नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। मैं सुबह-सुबह बीज वाले के पास गया था और उसने कह दिया था कि 2 दिन बाद बीज मिलेगा। इसी वजह से मैं कॉलेज चला गया था। जब बीज 2 दिन बाद मिलेगा तो 2 दिन बाद खेती-बाड़ी करवा दूँगा। इतने में अपनी पढ़ाई-लिखाई तो कर लूँ। इतनी देर में जो विवेक की पत्नी थी वह वहाँ पर आ जाती है और वह सोचने लगती है कि कहीं यह बात न बता दे कि मैं भाभी को बता दिया था। तो वह बाबूजी दुकानों पर और पूछ लेता कहने लगती है सुरेश है वह अपनी भाभी की तरफ देखने लगता है और बहुत कुछ अपने मन के अंदर विचार करने लगता है। रामपाल यह बात सुनकर एकदम से इस बात को सहारा देते हुए कहता है कि हाँ, हाँ बहू ये भी बात तो सही है। अगर ये चाहता नालायक तो किसी अन्य दुकान पे भी पूछ सकता था लेकिन इसने नहीं पूछा। अब सुरेश जो है चुपचाप खड़ा होकर सारा तमाशा देखने लगता है। बात को देखकर जो उसकी भाभी थी वह बड़ी खुश होती है और मन ही मन सोचती है चलो ठीक है आज शुरुआत तो हो गई क्योंकि उसके पिता तो बहुत ज़्यादा डांट लगाने लगते हैं। इसके बाद सुरेश की भाभी को जब भी टाइम मिला करता था वह उसकी कान खिंचाई कर दिया करती थी और पिता से उसको एक दिन ऐसे ही रामपाल ने सुरेश को खेत पर बुलाया था। सुबह-सुबह खाना बनाने से पहले वह खेत पर जो है सुरेश चला जाता है। वहाँ पर काम करने लग जाता है। काम करने के बाद वह वहाँ से वापस आता है और अपनी भाभी से खाना माँगने लगता है। अब जो सुरेश की भाभी है वह कहने लगती है कि खाना तो खत्म हो गया है। तब सुरेश कहता है कि भाभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खेतों पर काम करके आया हूँ, मेरे लिए थोड़ा-सा खाना बना दो। अब इस बात को सुनकर सुरेश की जो भाभी होती हैं वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं मुझे दिन भर में केवल खाना ही बनाना होता है क्या घर में अंदर बहुत सारे काम हैं और मुझे खाना ही नहीं बनेगा कि इसके बाद थोड़ी देर में सुरेश के पिता रामपाल भी वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद इस पूरी जो है घटना को वह जानकर अपने कानों से सुनते हैं, अपनी बहू से पूछते हैं कि बहू क्या बात है? वहीं बाबूजी जब खाना बना था तो यह लड़का चला गया था लेकिन अब जाकर खाना माँग रहा है। क्या मैं दिन भर खाना बनाती रहूँगी, खाना खत्म हो गया है? रामपाल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। खाना जो है धीरे-धीरे बोलते हैं कि खाना रात को ही मिलेगा, धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है। अगर कोई मुझे आवाज़ लगाए तो मुझे बता देना। वह कमरे में इतना बात भाभी से कह के पढ़ने के लिए बैठ जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे अंदर से उसे आवाज़ नहीं सुनाई जो है देती है। जब उसके पिता आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, सुनाई नहीं देती है, तो वह अंदर गुस्से में रामपाल जी को गुस्सा आता है और वह अपने छोटे बेटे के कमरे में एकदम से घुस जाता है। वहाँ जाकर वह अपने बेटे को धमकाने लगता है और कहता है कि तुझे इसी वजह से मैंने पाल-पोस कर बड़ा किया था का जो तू यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करता रहे और मैं खेतों में अकेला काम करता रहूँ। कितनी देर से तुझे आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तो वह कहता है कि पिताजी कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो इसी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बात को सुनने के बाद पिता और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कहते हैं कि तू इस लायक था ही नहीं। मैं सुरेश का बड़ा भाई विवेक भी
वहाँ पर आ जाता है और वह इस बात को सुनकर समझ जाता है कि पिताजी अब क्या बात कहना चाहते हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करता है। विवेक की पत्नी विवेक को रोक लेती है और कहती है कि जो कुछ चल रहा है उसे चलने दो, बीच में मत बोलो। ऐसा कहकर उसने अपने पति को रोक लिया था और रामपाल जो है सारी बातें अपने छोटे बेटे के सामने जो है उगल देता है। तू हमारा बेटा नहीं है, ना इसी वजह से मेरी जो है कोई भी बात नहीं सुनता है, इस पढ़ाई में लगा रहता है। अगर तू हमारा असली खून होता तो ऐसा इस बात को सुनकर जो है अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी का जो है यह बात कह दो कि झूठ है, मैं आपका ही बेटा हूँ और आपने ही मुझे बताया था कि मुझे जन्म देते वक्त मेरी माँ की मौत हो गई है और इसके बाद मैं आपको ही जानता हूँ। आप यहाँ यह कैसे कह सकते हो कि आप मुझे फुटपाथ से उठाकर लाए हो। उसके बाद रामपाल जी कहते हैं कि वह पूरी तरह से जो है यही सच्चाई है, यही सच है। इसके बाद वह पूरी तरह से टूट चुका होता है, मायूस हो जाता है। अब विवेक के पास जाता है, विवेक कुछ बोल पाता, तब विवेक की पत्नी बोलती है कि हाँ, पिताजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इस बात के बारे में मुझे भी पता है। अब यह बात सुनकर छोटा बेटा पूरी तरह से टूट गया था और वह अपने पिता के से कहने लगता है कि पिताजी कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है और आप चाहते हो तो मैं आगे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे इस घर में रह लेने दीजिए, मैं यहीं पर आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ और कहते हैं कि तेरे जैसा को अब इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। रामपाल जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब तो खुद ऐसा हो गया है कि अपनी ज़िंदगी की अच्छी तरह से अब तुझे चला लेगा और तुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुझे मेरी ज़रूरत है और मुझे भी तेरी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से तू चले जा। धीरे-धीरे समय व्यतीत होने लगता है और समय के साथ-साथ जो विवेक की पत्नी होती है, वह अपने रंग अपने ससुर को भी दिखाने लगती है। सुरेश के जाने के बाद जब दोपहर के समय रामपाल जी खाना एक दिन खाने के लिए आते हैं तो लेकिन उनके बेटे की पत्नी उनसे मना कर देती है। रामपाल जी अब तक अपने बड़े बेटे की सैलरी से खेती-बाड़ी कर लिया करते थे, लेकिन अब उसके बड़े बेटे ने उसको पैसा देना बंद कर दिया था। कभी-कभी रामपाल जी जब अपने खेत में अकेले काम किया करते थे तो वह अपने बेटे को याद भी कर लिया करते थे, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा कहाँ है, कहाँ इसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है और इस बात को लगभग 5 साल बीत गए थे और इन 5 सालों में कई बार उसे अपने बेटे की याद आती है तो उसके पास उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो था जो 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए उसने खिंचवाया था और उसे फोटो को देख-देख कर अपना जी भर लिया करता था। इसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं। 2 साल बाद अचानक से रामपाल जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद रामपाल जी खाट पकड़ लेते हैं और खाट पे पड़े रहते हैं। अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है उसकी बहू, उनके बेटे की बहू सोनम और वह सोचती है कि क्यों ना इस बुड्ढा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली जाए। फिलहाल यह बीमार भी है तो वकील साहब यहीं पर आ जाएँगे और यहीं से इनके लिए जो है सिग्नेचर ले लिया जाएगा। ऐसा सोचकर वह इस बारे में अपने पति को बताती है और कहती है कि मौका अच्छा है, बुड्ढे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई बाद में आ जाए और आने के बाद इस प्रॉपर्टी पर हक जमाने लगे। इस बात को सुनकर विवेक भी इस बात से सहमत हो जाता है क्योंकि अब तक वह पूरी तरह से अपनी पत्नी की चाल में आ चुका था। इसके बाद विवेक एक वकील से कुछ कागज़ बनवाता है और कागज़ बनवाने के बाद अपने पिता से उन कागज़ों पर सिग्नेचर करवा लेता है। पिता कहता है कि बेटा यह कौन से कागज़ हैं? तो वह कहता है कि पिताजी आपका टेस्ट होना है और उस टेस्ट के लिए आपको साइन करने होंगे। साइन करने के बाद में पूरी प्रॉपर्टी बड़े बेटे विवेक के नाम हो गई थी और इसके बाद वह लोग अपनी असली रंग दिखाना स्टार्ट करते हैं। धीरे-धीरे जो है रामपाल जी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और ये लोग परेशान करने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना नहीं दिया करते हैं और एक दिन पानी सर से ऊपर चला जाता है। उस दिन रामपाल से रहा नहीं जाता है और वह अपने बेटे और बहू से कहने लगता है कि फ़ौरन से मेरा घर खाली करो, मैं अब तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूँगा। इस घर में तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके बेटे की पत्नी थी वह एकदम से हँसने लगती है और कहती है कि बुड्ढा सठिया गया है बुढ़ापे में, इसे पता नहीं जिस घर में के अंदर यह खड़ा हुआ है वह घर हमारे नाम है और जिस ज़मीन को यह अपनी समझ रहा है वह सारी ज़मीन हमारे नाम है। इस बात को सुनकर रामपाल जी बड़े परेशान होते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह सोच विचार करने लगते हैं। अब रामपाल को दुःख तो बहुत होता है लेकिन फिर भी वह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अगर इतनी ही जल्दी थी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की तो मेरे मरने की राह तो देख लेता। मैं इस दुनिया से चला जाता तो उसके बाद बेशक से तेरी यह प्रॉपर्टी तेरे ही नाम हो जाती। कौन इसको लेकर जाने वाला था? वह कहता है कि बाबूजी अब आपको बुढ़ापे में चाहिए क्या प्रॉपर्टी? आप क्या करोगे? 2 रोटी तो खानी है, 2 रोटी कहीं पर भी आप
खा लेना, 2 रोटी यहाँ मिल रही है तो खा तो रहे हो, अब क्या चिंता है? तुम्हारी इन रोटियों से तो अच्छा है कि मैं कहीं पर भीख माँग लूँ। रामपाल जी कहते हैं, 2 रोटी खा लूँ, तुम्हारे इस जिल्लत भरी रोटियों से तो अच्छा है कि मैं रोटियाँ ही ना खाऊँ, रोटियाँ नहीं खाई जाएगी। ऐसा कहकर रामपाल जी वहाँ से अपना सामान पैक करके और उस घर को छोड़ने लगते हैं। अब उनका बेटा विवेक एक बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी सोनम तभी उसे रोक लेती है और कहती है कि चले जाने दो बुड्ढे को, थोड़े दिन में धक्के खाकर वापस यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद रामपाल जी घर को छोड़कर चले गए थे और पास ही के शहर में इधर-उधर घूमने लगते हैं। घूमते-घूमते हुए अपने बेटे का फोटो देख रहे थे। अचानक से एक बाइक वाले से टक्कर टकरा जाते हैं। जैसे ही वह बाइक वाले से टकराते हैं तो उनके हाथ से वह फोटो जमीन पर गिर जाती है, जो उनके बेटे की थी। और बाइक वाला उनसे कहने लगता है कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? तभी वह कहते हैं कि हाँ भाई, मैं अंधा हो चुका हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, यह गलती मेरी है। ऐसा कहकर वह फोटो को उठाने लगते हैं और वह बाइक वाले उस फोटो को देख लेते हैं। वह उस फोटो को देखते हुए आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी बाइक वाले उसे रोकता है और कहते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उसके बाद रामपाल जी उन्हें बता देते हैं कि मेरा जो है फला जगह गाँव है और मैं वहाँ से आया हूँ अपने छोटे बेटे को ढूँढने के लिए। तो वह कहते हैं कि आपके बेटे से तो हम आपको मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अब इसके बाद रामपाल जी उन दोनों लड़कों के साथ बैठकर वहाँ से उनके साथ चले जाते हैं और वह दोनों लड़के उस बाइक को ले जाकर एक बड़े से मकान पर जाकर खड़ा कर देते हैं। वो बहुत बड़ा बंगला था, उसके अंदर गाड़ी भी खड़ी हुई थी और बाइक भी खड़ी हुई थी और अच्छी तरह से उसको उसको डेकोरेट कर रखा था। अब जैसे ही वह दोनों लड़कों में से एक लड़का घर के अंदर जाता है और अंदर सुरेश को यह बताता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूँढते हुए आए हैं, तो सुरेश भाग दौड़कर अंदर से बाहर आता है, एकदम से बाहर आ जाता है, पिताजी के गले लिपट जाता है, कहता है, "बाबूजी आखिरकार आप मेरे पास आ ही गए।" तो वह कहता है कि बेटा तू यहाँ पर ऐसे कैसे, और तुझे तो मैं ऐसे ही घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तो उसके बाद जो सुरेश होता है वह अपनी पूरी कहानी बता देता है, कहता है, "बाबूजी जब आपने मुझे निकाल दिया था तो उसके बाद मैं बहुत दर-दर की ठोकरें खाई थी, मुझे खाने-खाने को लाले पड़ गए थे, तब मैं छोटी-मोटी नौकरी करने लगा था। इस कुछ दिन नौकरी करने के बाद मैं अपने एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया, पानी का, और पानी का बिज़नेस मेरा अच्छी तरह से चलने लगा। मैं बहुत मेहनत किया, मैं के पानी का पाउच भी बनाया करता था, बोतल भी बनाया करता था, वैसे भी सप्लाई किया करता था शादी-ब्याह में, तो इस वजह से मुझे अच्छी खासी आमदनी होती और मेरा कोई परिवार नहीं थी, तो मेरे पास ढेरों सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और आपको पता है कि मुझे कोई नशा नहीं है। पैसों से मैंने अपना घर बनाया, घर के ऊपर देख लीजिए आपका ही नाम लिखा हुआ है। उसके घर के ऊपर लिखा हुआ था रामपाल निवास। अब इस बात को देखकर जो बाप होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपने बेटे को गले लगा देता है कि अपना बेटा तो नालायक निकला, लेकिन मेरा खून का रिश्ता नहीं है सुरेश से, फिर भी यह मेरा बेटा है। सुरेश अपने पिता को अंदर लेकर जाता है और उसे बिठाकर उसे पूछने लगता है, पिताजी बड़े भाई कैसे हैं और भाभी कैसी हैं? रामपाल जी पूरी कहानी अपने बेटे को बता देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया है और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद सुरेश कहता है कि बाबूजी कोई बात नहीं, यह घर भी आपका ही है और आप इसे अपना घर समझकर जब चाहे तब रह सकते हो। लेकिन रामपाल को लज्जा आती है, शर्म आती है, वह अपने किए पे शर्मिंदा होते हैं, माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सुरेश के जिद करने पर वहीं पर रहने लगते हैं, वह जाने लगते हैं, लेकिन सुरेश जिद्दी था, जिद करने लगता है। विवेक के पास जो सुरेश है वो कुछ दिनों के बाद 2 एजेंट भेजता है और कहता है उनसे पूछो कि वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी को कितने रुपए में हमारे नाम कर देंगे। 2 लोग उनके पास जाते हैं और लालच देते हैं, जाकर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वह लोग 1 करोड़ रुपए में सब जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और बातें तैयार होने के बाद उनसे कागजों पर साइन करवा लिया जाता है, लेकिन कागजों पर साइन होने के बाद वे लोग उनका पेमेंट नहीं देते हैं और जब वह पेमेंट मांगने लगता है तो कुछ पेमेंट पहले दे दिया था सुरेश, लेकिन बाद में नहीं दिया था। सुरेश और रामपाल दोनों उसके सामने आ जाते हैं। रामपाल जी अभी तक भी अपने बेटे से नाराज थे और वह कह देते हैं कि उस दिन तुम लोगों ने मुझे इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया था और आज मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि यह घर फिलहाल मेरे बेटे के नाम हो गया है और अब तुम लोग का इस घर पर कोई अधिकार और हक नहीं है। ऐसा कहकर रामपाल उन दोनों को वहां से भगाने लगते हैं। जब सोनम ये देखती है सुरेश को तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाते हैं। बाबूजी कोई बात नहीं, इसे गलती भले ही हो गई हो, लेकिन है तो ये मेरा ही भाई ना। सुरेश समझाने लगता है, इनको यहीं पे रहने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस
इस बात को सुनकर रामपाल उसे मना करता है, लेकिन जैसे तैसे करके सुरेश रामपाल जी को मनाने लगता है और रामपाल जी भी मान जाते हैं, लेकिन वह एक शर्त रखते हैं अपने बड़े बेटे से और उसकी पत्नी से। कहते हैं कि तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें एक किराएदार के तौर पे रहना पड़ेगा और तुम्हें इस घर को का रेंट देना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें इस घर का किराया देना पड़ेगा और तुम एक किराएदार के तौर पे इस घर में रह सकते हो, तुम हमारे बेटे के तौर पे नहीं रहोगे। उन्होंने यह शर्त रखी। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यह दोनों पति पत्नी मान जाते हैं। ठीक है, हम इस घर को का रेंट देंगे। दोनों पति पत्नी इस घर का रेंट देते हैं और उसी घर में यह लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी, जो कि एक सौतेला बेटा अपनों से बढ़कर अपने माँ बाप का इज्जत किया था। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक